हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो आप लोगों ने देख लियो कि उस पे असाइनमेंट के जो क्वेश्चंस हैं वो कर चुके होंगे, है ना। तो अब उससे थोड़ा आगे चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं काइनेमैटिक्स में। दोज आर ग्राफ्स, टू डायमेंशन मोशन और प्रोजेक्टाइल। ये सारे टॉपिक जेई और नीट दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो ग्राफ्स की अगर बात करें, पहले ग्राफ्स को डिस्कस करते हैं। ग्राफ्स की अगर बात करें तो ग्राफ में दो चीजें हैं जो हम बार बार जिनके बारे में बात करेंगे। जैसे अगर इधर मैं ये y एक्सिस ले लिया, ये x एक्सिस ले लिया और कोई भी ग्राफ बना दूं, मैं रैंडम कोई भी मैंने एक ग्राफ बना दिया। इस ग्राफ में किसी भी पॉइंट पे अगर स्लोप ले लिया जाए, किसी भी ग्राफ के लिए अगर स्लोप की बात करें, स्लोप इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी, ये जो y है, y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, किसके, x के रिस्पेक्ट में। तो स्लोप तो हमेशा किसके इक्वल होगा, dy बाय dx के इक्वल होगा। और अगर कोई भी ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो एरिया अंडर कर्व, भाई यहां से यहां तक का जो एरिया है, ठीक है, ये एरिया किसके इक्वल होगा, दिस एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y dx। क्लियर है बेटा। तो अगर मैं कहीं ग्राफ ड्रॉ करूं तो इस क्वांटिटी का इसके साथ डिफरेंशिएशन तो हमारा स्लोप के इक्वल होगा, और ये जो इंटीग्रेशन y dx है वो हमेशा किसके इक्वल होगा, एरिया के इक्वल होगा। अब ग्राफ्स में आ जाएं। ये देखो, अगर थोड़ा सा फास्ट रिवीजन हम लेके चलेंगे तो पहले मैं जीरो एक्सीलरेशन का केस ले रहा हूं। जीरो एक्सीलरेशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें। भाई वेलोसिटी इधर ले लिया, टाइम इधर ले लिया, ठीक है। अब ये देखो, इस क्वांटिटी का इसके साथ डिफरेंशिएशन वो किसके इक्वल, वो स्लोप के इक्वल। तो इसका इसके साथ डिफरेंशिएशन देखो, dv बाय dt। भाई डिफरेंशिएशन आया dv बाय dt, और ये किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। तो यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो भी बनेगा उसका स्लोप एक्सीलरेशन के इक्वल होगा। और हम ग्राफ में बात कर रहे हैं जीरो एक्सीलरेशन की। जीरो एक्सीलरेशन यानी स्लोप जीरो होना चाहिए, यानी तुम्हारा ग्राफ क्या होगा, ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल रहे तो उसका मतलब क्या है, एक्सीलरेशन जीरो है। या जीरो एक्सीलरेशन के लिए ड्रॉ करना पड़ गया तो वो टाइम एक्सिस के पैरेलल जाएगा। अब आ जाओ जीरो एक्सीलरेशन के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ की अगर बात करें, भाई पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप, अब इसमें स्लोप पे आ जाओ, है ना। इसमें स्लोप किसके इक्वल, dx बाय dt के इक्वल। तो dx बाय dt ये हमें पता है, ये होता है वेलोसिटी। और भाई जीरो एक्सीलरेशन तो यानी वेलोसिटी क्या, कांस्टेंट। यानी ग्राफ में जो स्लोप है वो कांस्टेंट रहेगा, और कांस्टेंट स्लोप के लिए ग्राफ हमारा आ जाएगा एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो वो स्ट्रेट लाइन अब हमारी यहां से भी पास कर सकती है, यहां से भी पास कर सकती है, यहां से भी पास कर सकती है। और ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि इनिशियल पोजीशन क्या है। अगर इनिशियली वो ओरिजिन पे नहीं है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है कहीं, तो यहां से पास करेगा, ओरिजिन पे है यहां से पास करेगा। और अगर किसी नेगेटिव पोजीशन पे है तो पोजीशन टाइम ग्राफ को कहीं इस नेगेटिव पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। पॉजिटिव वेलोसिटी के लिए ये एंगल क्या रहेगा, दिस एंगल इज लेस देन 90। अगर नेगेटिव वेलोसिटी रहे तो उसके लिए एंगल बढ़ा दो, टाइम एक्सिस से एंगल बढ़ा दो, कितना, 90 से ज्यादा कर दो। इस टाइप के जो ग्राफ हैं वो एक नेगेटिव वेलोसिटी कर्व को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा जीरो एक्सीलरेशन का केस आ गया। अब अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन के केस ले,
कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए हमें पता है कि हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो यूज कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन लिख के देखो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और v इक्वल टू यू प्लस ए टी, y इक्वल टू c प्लस एम एक्स। दिस रिप्रेजेंट जो कांस्टेंट टर्म है दैट रिप्रेजेंट इंटरसेप्ट, m इज स्लोप, x हमारी पोजीशन। अगर हम y और x की टर्म में बात करें, जो इस बार क्या है, जो ये एक्सिस है ये कौन सा है, टाइम एक्सिस है, और y एक्सिस के लॉन्ग क्या है, वेलोसिटी एक्सिस है। तो इक्वेशन किसकी आ गई, इक्वेशन आ गई स्ट्रेट लाइन की। अगर इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव यानी पॉजिटिव वेलोसिटी है, पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी है, तो ग्राफ यहां इधर कहीं कट करेगा। और अब अगर तुम्हारे स्लोप अगर पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव यानी एक्सीलरेशन अगर पॉजिटिव है, तो थीटा 90 से लेस रहेगा। अब ये ग्राफ ले लो, तो ये थीटा क्या है, थीटा लेस देन 90, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, तो ये ग्राफ आ जाएगा जब इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव होगी, ठीक है। अगर ये कोई ग्राफ आ जाए तो इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव है, वाई एक्सिस को किसी पॉजिटिव पॉइंट पे कट कर रहा है, लेकिन ये एंगल 90 से ज्यादा है, एंगल 90 से ज्यादा है, यानी एक्सीलरेशन इज नेगेटिव और इनिशियल वेलोसिटी इज पॉजिटिव। तो इस टाइप का हमारा वेलोसिटी टाइम कर्व आएगा अगर एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। तो अब ये देखो S क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, S रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो फाइनल पोजीशन इज हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी प्लस इनिशियल पोजीशन। अब ये देखो इसके लिए ग्राफ देखें भाई, ये जो इक्वेशन आई, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई हमारी टाइम में, इसका जो ग्राफ आएगा दैट इज ए पैराबोलिक कर्व। इसका ग्राफ कैसा आएगा, एक पैराबोलिक कर्व आएगा, ठीक है। तो पैराबोलिक कर्व आएगा, अब अपवर्ड पैराबोला होगा या डाउनवर्ड पैराबोला होगा वो डिसाइड होगा यहां टी स्क्वायर के कोफिशिएंट से, ठीक है। तो अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव है तो एक अपवर्ड पैराबोला, ए अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, और ए अगर नेगेटिव हो जाए तो डाउनवर्ड, ठीक है। अब ग्राफ देखो, पोजीशन टाइम ग्राफ। अब अगर मैं ये केस ले लूं कि एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव के लिए ये ग्राफ आ सकता है, ये ग्राफ आ सकता है, ठीक है, और तुम्हारा ये ग्राफ आ सकता है, ये ग्राफ आ सकता है। तो अपवर्ड पैराबोला तुम्हारे इस तरह से डिफरेंट शेप में हो सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो अगर एक पॉजिटिव पोजीशन पे है, ठीक है, यानी वो पार्टिकल ओरिजिन पे नहीं है, तो अपवर्ड पैराबोला तुम्हारे इस शेप में आ जाएंगे। अगर पार्टिकल इनिशियली ओरिजिन पे है और एक्सीलरेशन पॉजिटिव है तो पार्टिकल के लिए ग्राफ इस शेप में आ जाएगा। इसी तरह से डाउनवर्ड पैराबोला के लिए ड्रॉ कर सकते हैं। अब अगर ये देखो पार्टिकल इनिशियली किसी पोजीशन पे है और उसके लिए ये ग्राफ भी हो सकता है, पार्टिकल इनिशियली इस पोजीशन पे है उसके लिए ये ग्राफ भी हो सकता है, उसके लिए ये ग्राफ भी हो सकता है। अब इन ग्राफ्स को देखो, अब भाई ग्राफ ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब पोजीशन टाइम ग्राफ है, इसका स्लोप बताना क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप तो हो जाएगा वेलोसिटी, स्लोप मतलब इसका इसके साथ डिफरेंशिएशन।
यहां ये एंगल 90 से ज्यादा, ठीक है, यहां ये एंगल 90 से कम, तो यहां स्लोप नेगेटिव 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 0 और फिर पॉजिटिव। यानी अगर इनिशियली एक नेगेटिव वेलोसिटी है, कहीं रेस्ट पे आया और फिर दूसरी डायरेक्शन में चला गया, तो उसके लिए ये ग्राफ है कि इनिशियली ओरिजिन पे है और फिर वेलोसिटी पॉजिटिव ही रही, है ना। जैसे ये देख लो कि अगर मैं अपवार्ड को नेगेटिव डायरेक्शन ले लूं और बॉल को अपवार्ड डायरेक्शन में थ्रो कर दूं, तो यहां अगर मैं अपवार्ड को नेगेटिव डायरेक्शन ले लूं, डाउनवर्ड पॉजिटिव, एक्सीलरेशन पॉजिटिव, जी पॉजिटिव, और पहले वेलोसिटी नेगेटिव 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 0, रुक गया, फिर वापस चला, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी तो पॉजिटिव 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 एंड पॉजिटिव। तो पहले नेगेटिव 0 पॉजिटिव, यानी ये वो केस हो गया कि पार्टिकल को अपवार्ड डायरेक्शन में थ्रो कर दिया है, वापस आ रहा है, तो उसके लिए पोजीशन टाइम ग्राफ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर है? ये ग्राफ आ जाएगा फिर तुम्हारा इस तरह का कि इस पॉइंट पे 0 हो गई, फिर इधर चला गया। ठीक है, तो बस तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि एक्सीलरेशन का साइन से तो अपवार्ड और नेगेटिव डाउनवर्ड डिसाइड होगा, और इनिशियल पोजीशन से डिसाइड होगा कि यहां t = 0 पे कहां से कट करता हुआ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए देख सकते हैं। अब ये देखो, अब बात आई एरिया अंडर कर्व देखने की। अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दूं, ये पॉइंट्स थोड़े से ध्यान रखना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर मैं दे दूं तो एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व तो क्या बताएगा, इससे हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों का आइडिया लगा सकते हैं। कैसे भाई, अगर तुम्हारा ग्राफ दे दूं मैं कि लेट इस शेप में कोई एक ग्राफ आ गया, ठीक है, तो इस टाइम एक्सिस से ऊपर जो एरिया है वो पॉजिटिव, टाइम एक्सिस से नीचे एरिया नेगेटिव ले लो। ठीक है, अब ये देखो, अगर डिस्टेंस बताना है, ये एरिया A1 मान लिया, ये एरिया A2 मान लिया, सॉरी, अगर डिस्प्लेसमेंट बतानी है तो साइन के साथ कंसीडर कर लो A1 माइनस A2, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। और अगर डिस्टेंस बताना है तो साइन को इग्नोर करो, एरियाज ऐड कर दो। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऐड कर दो सीधे, तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से, एरिया अंडर कर्व से डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस से बताया जा सकता है। और स्लोप से एक्सीलरेशन बताई जा सकती है। ठीक है, फिर इसके बाद बात करें पोजीशन टाइम ग्राफ की। पोजीशन टाइम ग्राफ में एरिया को स्टडी नहीं करते, और उसमें जो तुम्हारा स्लोप है, दैट स्लोप इज वेलोसिटी, दैट स्लोप इज वेलोसिटी। इसमें एक पॉइंट और देखा जा सकता है कि अगर तुम्हारा पोजीशन टाइम ग्राफ इस तरह से दे दिया जाए, अगर किसी एक पॉइंट पे स्लोप की बात कर रहे हो तो वो उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी बता देगा। अगर 2 पॉइंट ले लो, ये t1 टाइम, ये t2 टाइम, और इन दोनों को ज्वाइन कर दें, तो इनको अगर ज्वाइन कर दें तो ये जो लाइन है, ये जो इस ग्राफ के लिए जो कोड है, इसका जो स्लोप होगा, इसका जो स्लोप है, दैट रिप्रेजेंट एवरेज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी दोनों ही फाइंड की जा सकती हैं। तो अगर एक पॉइंट पे स्लोप है तो इंस्टेंटेनियस, और अगर एक कोड का स्लोप है तो एवरेज। इसके बाद अब आ जाओ एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ पे। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में जो एरिया अंडर कर्व है,
एरिया अंडर कर्व तो तुम्हें बताएगा चेंज इन वेलोसिटी। एरिया अंडर कर्व तो बताएगा चेंज इन वेलोसिटी, और जो स्लोप है वो स्लोप बताएगा एक नई क्वांटिटी da/dt इज कॉल्ड जर्क। ठीक है, जर्क, जो जर्क की हम बात करते हैं वो जर्क, वो किसके इक्वल है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन के इक्वल है। तो इसका स्लोप क्या बताएगा? जर्क के बारे में बताएगा। इसके बाद भाई सिंपल जो ग्राफ थे वो तो हमारे ये हैं। फिर इसके बाद कहीं तुम्हें बोल देगा कि स्पीड टाइम बताओ भाई, वेलोसिटी टाइम तो बता दिया, अब स्पीड टाइम कैसे बताएं? तो स्पीड टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर लो। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ तुम्हें दे दिया तो उसमें क्या करो कि जैसे ये मैं तुम्हें एक ग्राफ दे दूं, ठीक है, ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मुझे स्पीड टाइम ग्राफ बताना है, इससे मुझे स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं भाई? सीधा सा फंडा आ जाओ। स्पीड है क्या? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। स्पीड इज व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अब यहां तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो यहां तो भाई जो मैग्नीट्यूड है वही स्पीड हो गई। यहां अगर देखो तो यहां क्या वेलोसिटी नेगेटिव है, लेकिन स्पीड नेगेटिव होगी नहीं। तो सीधा सा क्या है कि जो ग्राफ टाइम एक्सिस से ऊपर है वो तो एज इट इज ड्रॉ कर लो। ठीक है, और जो ग्राफ टाइम एक्सिस से नीचे है उसके लिए ये तुम्हारा मिरर का काम करेगा, और इसकी ऊपर की तरफ मिरर इमेज ले लो, या इस ग्राफ को ऐसे करके इधर ऐसे घुमा दो, इसको ऐसे पकड़ो और इधर घुमा दो, तो वो तुम्हारा क्या आ जाएगा? स्पीड टाइम ग्राफ आ जाएगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से सिंपली स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। फिर भाई ये देखो, तुम्हारे पोजीशन टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना पड़ जाए, ठीक है, जैसे मैं तुम्हें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे दूं भाई, मैंने तो तुम्हें ये यहां फिर ये इतना ये स्ट्रेट सेक्शन दे दिया, ये ऐसे, ताकि थोड़ा सा चेंज अच्छे से दिखे, तुम्हें ड्रॉ कर पाओ। फिर तो ये ग्राफ है ये शेप में, और फिर ये एक ट्रायंगल, मैंने रैंडम एक कर्व ले लिया। ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, और इससे तुम्हें डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। भाई ये देखो, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट बढ़ती गई, डिस्टेंस भी बढ़ता गया, लेकिन इसके बाद डिस्प्लेसमेंट कम होती गई और नेगेटिव हो गई, और यहां तक ये नेगेटिव रही। अब डिस्टेंस के साथ दो बातें क्या हैं कि डिस्टेंस एक तो कम नहीं हो सकता, जितना ज्यादा चलोगे, है ना, मोबाइल में तुम्हारे जैसे कुछ ऐप हैं जो तुम्हारे स्टेप्स काउंट करती हैं, डिस्टेंस जितना तुम वॉकिंग में जो कवर करते हो वो काउंट करती हैं। तो वहां अगर देखें तो वो तुम्हारा कम नहीं हो सकता, तुम चाहे कहीं भी घूम के वापस घर पे भी आ जाओ, तो ऐसा थोड़ा है कि वो जाते टाइम के काउंट किए और आते टाइम के फिर माइनस करता हुआ आ गया, वो तो बढ़ते जाएंगे। तो डिस्टेंस तो हमेशा क्या है? बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस कम नहीं होगा। तो डिस्टेंस ना तो कम हो सकता है और ना नेगेटिव हो सकता है। तो यानी यहां तक तो ठीक है, इसके बाद इस पोर्शन में गड़बड़ है, फिर यहां पे डिस्टेंस बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ सकता है, यहां पे फिर कम हो रहा है, फिर इस पोर्शन में फिर गड़बड़ है। तो इसके लिए क्या करो कि भाई अगर अब इससे डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है तो जो नीचे पोर्शन है इसको ऐसे घुमा दो, जैसे स्पीड टाइम ग्राफ में घुमाया था वैसे ही घुमा लो। तो पहले तो ये था, ये था, ये ऐसे घुमा दिया, ठीक है, ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब ये देखो, जहां तक इंक्रीज हो रही है, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रही है, वहां तक का ग्राफ एज इट इज रख लो, ठीक है।
वहां तक का ग्राफ एज इट इज रखो। फिर उसके बाद क्या है कि जहां ये डिक्रीज हो रहा है ना, वहां इस ग्राफ को, ये जो पोर्शन था इस पोर्शन को घुमा दो, इस पोर्शन को क्या करो, घुमा दो, क्योंकि डिस्टेंस कम नहीं हो सकता। तो इसके बाद इसकी इधर मिरर इमेज बना दो, तो ये आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद भाई यहां से यहां तक का तो था, जो था उसके लिए डिस्टेंस ये बढ़ता आ गया। फिर यहां से यहां तक फिर बढ़ रहा है, तो इस पोर्शन को उठाओ और यहां इसके आगे ऐसे ही चिपका दो। जहां तक इंक्रीज है वहां तक एज इट इज चिपका दो। और फिर जिसके बाद फिर डिक्रीज है उसके लिए फिर मिरर इमेज बना लो, फिर घुमा दो, घुमा दिया, ठीक है। और फिर यहां ये इंक्रीज है तो एज इट इज, और फिर जहां ये डिक्रीज है तो इसके लिए फिर मिरर इमेज, फिर ऊपर घुमा दो। तो ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था और इसके कोरस्पॉन्डिंग ये तुम्हारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ आ जाएगा। डिस्टेंस के केस में कभी भी डिक्रीज नहीं आ सकता, डिस्टेंस के केस में कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो इस तरह से तुम डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम बनाओ फिर डिस्टेंस टाइम। ग्राफ्स की थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे सारी चीजें हो जाएंगी। अब इसके बाद भाई कुछ और हमारे अलग से ग्राफ हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर हमारा कहीं वेलोसिटी और पोजीशन के बीच में ग्राफ दे रखा हो, ठीक है, अगर हमारा कहीं वेलोसिटी और पोजीशन के बीच में ग्राफ दे दिया हो, जैसे ये कोई ग्राफ दे दिया, तो इस ग्राफ को स्टडी करें। भाई ये देखो, दो चीजें सबसे पहले देखो, स्लोप और एरिया। स्लोप को देखो, स्लोप मतलब वेलोसिटी का पोजीशन के साथ डिफरेंशिएशन, ठीक है भाई। इस पोजीशन पे वेलोसिटी है ये, ठीक है। अब ये देखो, ये जो स्लोप आया dv बाई dx, ये टर्म हमने कहीं देखी है, कहां, जब एक्सीलरेशन को लिखते हैं। तो एक्सीलरेशन को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। एक्सीलरेशन इज v इंटू dv बाय dx। अब ये देखो, ये एंगल अगर थीटा है तो ये स्लोप हमारा किसके इक्वल, इट इज इक्वल टू tan थीटा। तो एक्सीलरेशन हमारी क्या आ गई, इस ग्राफ से अगर एक्सीलरेशन लिखना चाहो तो वो किसके इक्वल है, जो इस इंस्टेंट पे वो वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी को सीधे स्लोप से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारी एक्सीलरेशन की वैल्यू देगी। तो अगर कहीं तुम्हारे पास वेलोसिटी पोजीशन कर्व है और उससे एक्सीलरेशन अगर तुमसे पूछ रहा है तो वह एक्सीलरेशन यहां इजीली लिखी जा सकती है। फिर इसके बाद आ जाओ कि कहीं पे भाई ऐसा भी ग्राफ तुम्हें दे सकता है कि वेलोसिटी स्क्वायर और पोजीशन में ग्राफ है भाई, है ना, v स्क्वायर और पोजीशन में ग्राफ है। तो इस केस में क्या होगा भाई, इस केस में फिर स्लोप को कहीं चेक करके देखो। स्लोप हमें पता है कि स्लोप है क्या, स्लोप तो इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन है इसके रिस्पेक्ट में। तो v स्क्वायर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और ये चीज क्या है, ये हो गई v स्क्वायर का 2v इंटू dv बाय dx, और v dv बाय dx है क्या, v dv बाय dx एक्सीलरेशन, यानी स्लोप सीधे 2 टाइम्स एक्सीलरेशन के इक्वल, और स्लोप मतलब tan थीटा। तो tan थीटा 2 टाइम्स एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन क्या है, अगर किसी पॉइंट के लिए एंगल गिवन हो क्वेश्चन में तो सीधे tan थीटा का 2 से डिवाइड करो, एक्सीलरेशन आ गई। सिंपल है। तो इस तरह से ग्राफ्स हम स्टडी कर सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाओ कि कुछ ऐसे ग्राफ हैं जो हमारे नेचर में पॉसिबल नहीं है। उन ग्राफ्स को कैसे देखा जा सकता है कि उन ग्राफ्स में कुछ पॉइंट्स को स्टडी किया जा सकता है। कौन कौन से पॉइंट्स,
कि स्पीड नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ग्राफ तुम्हें नेगेटिव स्पीड दिखा रहा है तो इसका मतलब वो ग्राफ नेचर में पॉसिबल नहीं होगा। 2 or more पोजीशन एट सेम इंस्टेंट, अगर कहीं कोई ग्राफ किसी पार्टिकल के लिए सेम इंस्टेंट पे 2 या 2 से ज्यादा पोजीशन दिखा रहा है, भाई एक पर्सन एक टाइम पे एक से ज्यादा जगह हो ही नहीं सकता, कोई ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, तो यानी वो ग्राफ भी नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। वेलोसिटी क्या है तुम्हारी, टेंडिंग टू इंफिनिटी चली जाए, इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है, तो वो ग्राफ तुम्हारे नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। किसी एक इंस्टेंट पे 2 या 2 से ज्यादा वेलोसिटी अगर दिखा रहा है किसी ऑब्जेक्ट की, तो वो भी तुम्हारे नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। भाई जैसे ये ग्राफ दे दें, कि अगर मैं पोजीशन टाइम ग्राफ दे दूं तुम्हें, तो यहां देखो कि इस पोजीशन पे, इस पॉइंट पे, इस टाइम पे ये 2 पोजीशन आ रही हैं, इस टाइम पे ये 2 पोजीशन आ रही हैं, यानी यहां पे ज्यादातर केस ऐसे हैं कि पार्टिकल एक ही इंस्टेंट पे 2 जगह लाई कर रहा है। ये ग्राफ यानी नेचर में पॉसिबल नहीं हो सकता, एक कार एक टाइम पे 2 जगह नहीं हो सकती, है ना। ये तो कोई सस्पेंस मूवी वाला केस बन गया, तो वो केस यहां नहीं हो सकता। अब ये देखो, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ तुम्हें ये दे दे कि ये ग्राफ दे दूं मैं, भाई ये देखो, ये जो ग्राफ दिया वेलोसिटी, ये हर टाइम पे एक वेलोसिटी ये इस तरह से एग्जिस्ट कर रही, लेकिन ये जो एक टाइम है, इस एक ही टाइम पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यहां से लेके यहां तक कुछ भी हो सकती है। यानी ये अगर मान लिया 50 है, ये अगर 60 है, तो यानी वो कहना चाह रहा है कि इतने टाइम पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 50 से 60 कुछ भी हो सकती है। भाई ऐसा थोड़ा पॉसिबल है, कोई एक ही पर्टिकुलर वेलोसिटी रही होगी, है ना। तो यानी ऐसा कोई केस, ऐसा कोई ग्राफ एग्जिस्ट नहीं कर सकता कि ऑब्जेक्ट एक टाइम पे बहुत सारी वेलोसिटीज रख सके, ठीक है। तो ये हमारा बेटा ग्राफ का पोर्शन यहां कवर हो गया। इसके बाद अब ग्राफ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। ग्राफ हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे जेई में भी और नीट में भी काफी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस रखना। असाइनमेंट जो तुम्हें मैं भेजूंगा वो तुम्हें प्रॉपर सोल्व करना है, और उसके डाउट फिर हम डाउट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अब इसमें जो नेक्स्ट चीज है हमारी, जो हमें स्टडी करनी है, दैट इज 2 डायमेंशन मोशन, है ना। ग्राफ तो देख चुके हम, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज 2 डायमेंशन मोशन। 2 डायमेंशन मोशन है क्या? कि भाई एक प्लेन में जो मोशन रहेगा, है ना। अब मैं यहां इधर कहीं भी मूव कर जाऊं तो मेरा जो मोशन है दैट इज ए प्लेनार मोशन, दैट इज ए 2 डायमेंशन मोशन। तो 2 डायमेंशन मोशन को अब हम कैसे स्टडी करते हैं? 2 डायमेंशन मोशन को हम 2 स्ट्रेट लाइन मोशंस में डिवाइड कर लेते हैं। कि अगर मान लिया ऑब्जेक्ट कहीं इस पाथ पे जा रहा है, इस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, तो इसके मोशन को हम 2 स्ट्रेट लाइन मोशन में डिवाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद कि भाई वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट अलग से स्टडी कर लो, वाई कंपोनेंट को अलग से स्टडी कर लो, इसी तरह से एक्सीलरेशन एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में अलग से स्टडी करो, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर कहीं भी क्या लिखा जा सकता है? वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। पोजीशन वेक्टर कहीं भी क्या लिखा जा सकता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्सीलरेशन इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, कहीं भी लिखी जा सकती है। तो 2 डायमेंशन मोशन कुछ नहीं है। अभी तक हम एक एक्सिस को स्टडी करते आ रहे थे, एक स्ट्रेट लाइन में स्टडी कर रहे थे। अब ये मान लो कि 2 जगह चीजें स्टडी करनी पड़ेंगी, 2 बार चीजें स्टडी करनी पड़ेंगी, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। अब जैसे इसमें 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं ये सिंपल सा क्वेश्चन देख लूं
कि एक पार्टिकल हमारा एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, ठीक है, एक पार्टिकल है वो हमारा एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है और उसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो तुम्हें दे दिया v इज इक्वल टू ए टी आई कैप प्लस बी टी स्क्वायर जे कैप। इस टाइप के क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं तुम्हारे। v इक्वल टू ए टी आई कैप प्लस बी टी स्क्वायर जे कैप। तो उसने कहा क्या फाइंड करवा रहा है हमसे, एक्सीलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, फिर उसके बाद पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और लास्ट उसने हमें बोला कि भाई एक काम और कर दो, जो काफी बार पूछा जा चुका है पहले हमारे एग्जाम्स में, कि हमें इक्वेशन ऑफ पाथ बता दो, इक्वेशन ऑफ पाथ या ट्रेजेक्ट्री और बता दो। भाई ठीक है, ट्रेजेक्ट्री बता देंगे, ठीक है। अब ये देखो, वेलोसिटी वेक्टर का डिफरेंशिएशन क्या बताएगा, वेलोसिटी वेक्टर का डिफरेंशिएशन बताएगा पोजीशन ओ एक्सीलरेशन। तो हमें वेलोसिटी वेक्टर को डिफरेंशिएट करना है बस, और हमारे पास एक्सीलरेशन आ जाएगी। तो ये देखो, जो एक्स कंपोनेंट है वेलोसिटी का दैट इज at, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सीलरेशन का एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, ए कांस्टेंट है, टी का डिफरेंशिएशन dt बाई dt इज 1। और इसी तरह से एक्सीलरेशन का y कंपोनेंट क्या आएगा कि वेलोसिटी के y कंपोनेंट को डिफरेंशिएट कर दो, b तो बाहर, और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2t। तो एक्सीलरेशन वेक्टर क्या लिखा जा सकता है, ए आई कैप प्लस 2bt जे कैप। क्लियर है, इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं फिर, ताकि ये दोनों अलग दिखें। तो ये एक्सीलरेशन आ गई। फिर हमसे पोजीशन पूछ रहा है जो फंक्शन ऑफ टाइम, उसके लिए उसे एक कंडीशन और देनी होगी कि इनिशियल पोजीशन के बारे में एक आइडिया दे दो, है ना। तो उसके लिए इसने कहा कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल क्या है हमारा, ओरिजिन पे है। उसने हमें यह बता दिया कि t इक्वल टू 0 पे था ओरिजिन पे, तो अब किसी टाइम t पे उसकी पोजीशन बता दो। अब ये देखो बेटा, दो स्ट्रेट लाइन स्टडी कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में पोजीशन फाइंड कर लो, वाई डायरेक्शन में फाइंड कर लो, फिर पोजीशन वेक्टर लिखते रहेंगे। तो ये तो थी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, तो vx इक्वल टू at, जिसको dx बाय dt लिखा जा सकता है। तो यहां से dx को क्या लिखा जा सकता है, at dt लिखा जा सकता है, और इसको इंटीग्रेट कर दो। तो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल तो ओरिजिन पे था, और t टाइम पे मान लिया किसी पोजीशन x पे है, तो dx का इंटीग्रेशन इज x लिमिट 0 टू x, a कांस्टेंट बाहर, t dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 लिमिट, अब वैसे तो पुट करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये इनिशियल तो 0 ही है, तो x इक्वल टू at स्क्वायर बाय 2 आ गया। अब वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है दैट इज bt स्क्वायर, और vy यानी dy बाय dt। तो dy क्या लिखोगे बेटा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक स्मॉल टाइम dt में, तो ये, तो भाई अब तो t इक्वल टू 0 से लेके वो t टाइम तक चला, तो कंप्लीट जो डिस्प्लेसमेंट है वो लिख लो। dy का इंटीग्रेशन y, लिमिट में लगा नहीं रहा क्योंकि लोअर लिमिट 0 है, इक्वल टू b बाहर, और t स्क्वायर dt का डिफरेंशिएशन क्या, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाय 3। तो y कंपोनेंट क्या आया, bt क्यूब बाय 3। तो पोजीशन वेक्टर क्या लिखा जा सकता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, यानी ए टी स्क्वायर बाय 2 आई कैप प्लस बी टी क्यूब बाय 3 जे कैप। अब पोजीशन वेक्टर आ गया बेटा आपके पास, ठीक है। पोजीशन वेक्टर आपके पास है ए टी स्क्वायर बाय 2 आई कैप प्लस बी टी क्यूब बाय 3 जे कैप। थर्ड पार्ट में उसने बोला कि मुझे इक्वेशन ऑफ पाथ दो। इक्वेशन ऑफ पाथ का मतलब है भाई सीधा सा बता दिया कि x और y कोऑर्डिनेट को रिलेट कर लो, सीधा सा है कि x और y कोऑर्डिनेट को रिलेट कर लो, और टाइम का जो भी फैक्टर है उसको वहां से एलिमिनेट कर दो। तो जो इक्वेशन आएगी x और y में, दैट इक्वेशन
रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ पाथ, ट्रेजेक्ट्री भी बोल सकते हो या उसको हम लोकस भी बोल सकते हैं। तो अब भाई x तो तुम्हारा आया था a t स्क्वायर बाय 2 और y आया था b t क्यूब बाय 3। तो एक से t की वैल्यू पुट कर लो और t की वैल्यू निकाल लो और दूसरे में पुट कर दो। तो जैसे यहां पे 2 को इधर ले आओ तो 2x बाय a इक्वल टू टी स्क्वायर, तो t क्या आ गया इसका रूट, और t की ये वैल्यू इसमें पुट कर दो तो तुम्हारी x और y में रिलेशन आ जाएगी। भाई b बाय 3 तो था ही, t क्यूब यानी इसका क्यूब, तो 2x बाय a, इसकी पावर 1/2 थी और क्यूब कर दें तो 3/2 हो गई पावर। तो ये जो इक्वेशन आई दैट इज योर इक्वेशन ऑफ पाथ। ठीक है, इसके बाद अब बेटा 2 डायमेंशन मोशन की जब हम स्टडी करते हैं तो 2 डायमेंशन मोशन में जो सबसे बढ़िया जो एग्जांपल आता है 2 डायमेंशन मोशन का, जहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, दैट इज योर प्रोजेक्टाइल मोशन। दैट इज योर प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या? प्रोजेक्टाइल मोशन है कि पार्टिकल को इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाए, पार्टिकल को इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाए कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में कोई भी एंगल रहे एक्सेप्ट 0 और 180। भाई यानी अगर एक्सीलरेशन मान लिया कि तुम्हारी डाउनवर्ड है तो अपवार्ड थ्रो नहीं करना, डाउनवर्ड थ्रो नहीं करना, बाकी किसी एंगल पे थ्रो कर दो तो वहां तुम्हारा वो एक प्रोजेक्टाइल एक पैराबोलिक पाथ पे चला जाएगा। ठीक है, अगर इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में थ्रो करोगे तो वो तुम्हारा स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा। प्रोजेक्टाइल में एक चीज जो हम स्टडी करते हैं, भाई वैसे तो हम जब एडवांस लेवल पे चले जाते हैं तो एक्सीलरेशन वेरिएबल लेके भी स्टडी करते हैं। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन बना दिया जाए तो वेरिएबल के केस भी देखते हैं, लेकिन अगर प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन तक लिमिटेड रहें तो वहां है कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, एक्सीलरेशन क्या रखते हैं हम? कांस्टेंट रखते हैं। अब अगर ग्रेविटी के अंडर प्रोजेक्टाइल मोशन है, अगर अंडर ग्रेविटी है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हम रखते हैं कि भाई जी की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हाइट पे ना जाए, एयर फ्रिक्शन वगैरह को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जी में चेंजेस को नेग्लेक्ट करते हुए चलते हैं और फिर प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करते हैं। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में जो सबसे सिंपल है या सबसे पहले हम जो स्टडी करते हैं दैट इज ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल यानी ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस और पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट कर दिया और वो इस पाथ पे आ गया। इस टाइप का जो प्रोजेक्टाइल है दैट इज योर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, जिस लेवल से थ्रो किया वहीं आ गया। अब यहां पे क्या कर सकते हैं कि ये हमारा एक प्लेनार मोशन है, तो इसको स्टडी करने के लिए हमें 2 एक्सिस चाहिए मिनिमम। तो एक ये एक्स एक्सिस ले लिया, एक ये वाई एक्सिस ले लिया। ठीक है, फिर यहां भाई ज्यादा चीजें एक्सप्लेन करने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि चीजें सब पढ़ चुके हैं, तो हम थोड़ा क्रैश कोर्स के आइडिया से लेके चलेंगे कि यहां एक चीज हम स्टडी करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि पार्टिकल यहां से चला और वापस यहां कितने टाइम में आएगा, तो वो जो टाइम है दैट इज 2 टाइम्स। भाई ये देखो, अब वेलोसिटी अगर u से थ्रो किया तो वेलोसिटी का इधर कंपोनेंट y कंपोनेंट दैट इज u साइन थीटा, इधर कंपोनेंट x कंपोनेंट दैट इज u कोस थीटा, और यहां जो एक्सीलरेशन है दैट इज g डाउनवर्ड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर देखें तो टाइम ऑफ फ्लाइट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, इधर मोशन में कुछ भी चलता रहे टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा किसके इक्वल होता है? प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन है उस पे डिपेंड करता है, यानी 2 टाइम्स uy बाय ay, यानी 2u साइन थीटा बाय g। फिर बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की।
तो मैक्सिमम हाइट किसके इक्वल होती है भाई, ये भी इसी डायरेक्शन में, ये जो प्लेन है इस प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन के मोशन कंपोनेंट पे ही डिपेंड करती है, और ये हो जाएगी हमारी यू वाई स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ए वाई, और थीटा और यू की टर्म में लिखना चाहें तो दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है, फिर बात करते हैं हम किसकी, हॉरिजॉन्टल रेंज की। रेंज जो हम लिखते हैं वो किसके इक्वल है, वो x और y दोनों डायरेक्शन की चीजों पे डिपेंड करेगी। अब x डायरेक्शन में ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज रेंज, और ये हमारा होगा 2 टाइम्स यू एक्स यू वाई बाय ए वाई। तो रेंज हमारी आ गई 2 टाइम्स यू एक्स यू कोस थीटा यू वाई यू साइन थीटा, तो यू स्क्वायर साइन थीटा बाय जी, और 2 कोस थीटा साइन थीटा इज साइन 2 थीटा बाय जी। भाई ये भी लिख सकते हो, वो भी लिख सकते हो, है ना, और ये भी लिख सकते हो कि यू एक्स और 2 यू वाई बाय ए वाई इज दैट इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट। तो रेंज यहां से भी लिखी जा सकती है, ठीक है, और इधर से भी लिखी जा सकती है। अब यहां भाई कुछ और केसेस हम बाद में देखेंगे, पहले हम बेसिक चीजों को कवर अप करते हैं। अब हमारी इक्वेशन ऑफ पाथ, जो डायरेक्ट जो चीजें पूछी जाती हैं पहले मैं वो डिस्कस कर रहा हूं। इक्वेशन ऑफ पाथ क्या है, इक्वेशन ऑफ पाथ है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में रिलेशन, जहां से टाइम को एलिमिनेट करना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा इंटू टाइम एंड वाई इक्वल टू और दोनों को रिलेट करें तो y किसके इक्वल आएगा, y आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर को स्क्वायर थीटा, जिसको ये भी लिखा जा सकता है कि y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, 1 बाय को स्क्वायर को सीकेन और उसको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। भाई ये हम इक्वेशन यूज करते हैं, और इससे भी बढ़िया फॉर्म जो हमारी क्वेश्चन सोल्व करने में काफी हेल्प करती है, दैट फॉर्म इज y इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर। ये फॉर्म हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत जगह हमारे क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करती है। तो तुम्हारे पास ये 3-4 फॉर्मूलाज आ गए, ये हमारे बेसिक फॉर्मूलाज हैं, ये फॉर्मूलाज सभी को पता रहने चाहिए। अब अगले कुछ इंपॉर्टेंट केसेस डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब ये देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेते हुए चलेंगे कि भाई इस ग्राफ में आओ, ये y, ये x, ये हमारा पाथ, पार्टिकल को थीटा पे प्रोजेक्ट किया, यहाँ तक पार्टिकल जैसे जैसे एक्सिल अपवर्ड डायरेक्शन में जाता जाएगा वैसे वैसे ही फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता जाएगा। तो यहाँ जब ये वापस आएगा तो ये यहाँ इसकी जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल से एंगल 0 होगा और फिर वापस थीटा हो जाएगा। तो यानी यहां एक पॉइंट हमारा निकल के आता है कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, या किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी देखें भाई, इनिशियल और फाइनल में तो एंगल होगा कितना 2 थीटा, और बीच में कहीं किसी पॉइंट पे जैसे यहां वेलोसिटी ले लूं मैं, तो इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी में जो एंगल है वो हमेशा 0 से लेके 2 थीटा के बीच में रहेगा। यहां इनिशियल पॉइंट पे 0, यहां 2 थीटा। तो भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी
और इनिशियल वेलोसिटी, इनके बीच में जो मैक्सिमम एंगल है दैट इज 2 थीटा, दैट इज 2 थीटा। अब यहां पे हम एक केस स्टडी करते हैं, कौन सा, कि जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारी परपेंडिकुलर हो जाए किसके, इनिशियल वेलोसिटी के। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसके परपेंडिकुलर हो जाए, इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाए। तो भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इनिशियल के परपेंडिकुलर हो जाए, एंगल 90 हो जाए, मैक्सिमम एंगल हो सकता है 2 थीटा। अगर ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ही मैं 30 डिग्री ले लूं तो मैक्सिमम एंगल ही तुम्हारा 60 जाएगा, तो परपेंडिकुलर वाला केस तो तुम्हारा बन ही नहीं सकता, है ना। अगर सेम लेवल पे ही हिट कर रहा है तो परपेंडिकुलर का तुम्हारा केस ही नहीं बनेगा। तो ये केस बनने की पहली कंडीशन ही क्या है कि थीटा तुम्हारा 45 से तो ज्यादा जरूर रखो। क्यों, ताकि 2 थीटा जो हो तुम्हारा 90 से ज्यादा आए, तो बीच में परपेंडिकुलर का केस बनना चाहिए। तो पहली कंडीशन तो ये होगी। और फिर इसके लिए जो हम टाइम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, वो टाइम हमारा क्या आएगा कि भाई ये देखो कि इनिशियल वेलोसिटी अगर लिखें वो है u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर लिखें तो वो भाई x डायरेक्शन में तो कोई चेंज होगा नहीं, और y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, u प्लस 80 से ये लिख सकते हैं। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट u डॉट वी आई अगर हमारा 0 कर दें तो यानी ये दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर वर्ड जहां भी दिख जाए पूरी फिजिक्स में, वेक्टर्स हैं और उनको परपेंडिकुलर प्रूव करना हो तो हमेशा ये मान लो कि डॉट प्रोडक्ट तुम्हारा जरूर काम आएगा। तो डॉट प्रोडक्ट लोगे तो यहां से क्या आ जाएगा, u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 नहीं आएगा बेटा, u साइन थीटा gt, और ये क्या है, इक्वल टू 0। इन दोनों से u स्क्वायर कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, और वहां से सोल्व करोगे तो t की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी u बाय जी साइन थीटा। तो ये वो टाइम होगा जब इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगी तुम्हारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर है। अब इसके बाद फिर अगर देखें नेक्स्ट पॉइंट जो एक अच्छा हमारा निकल के आता है वो आता है कि एक्सीलरेशन को देखें। तो एक्सीलरेशन तो g इधर, यहां पे भी एक्सीलरेशन g इधर, यहां पे भी एक्सीलरेशन g इधर, यहां पे भी, यहां पे भी। तो इनिशियल पॉइंट पे अगर देखें तो इनिशियल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में जो एंगल है वो कितना, 90 प्लस थीटा। यहां जो एंगल है वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, और ये जो एंगल है दैट इज 90, और यहां जो एंगल है ये कितना, 90 माइनस थीटा। यानी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में जो एंगल है वो 90 प्लस थीटा से 90 और फिर 90 माइनस थीटा तक वेरी करता है।